नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Discharge of person apprehended, section 60 BNSS, section 59 CRPC. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond under the special order of a magistrate. देखिए मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बात समझिए, जैसे डिस्चार्ज का मतलब है कि उसको उसके ऑफेंस से अब यहीं छोड़ देगा। एक तो डिस्चार्ज होता है, देखिए एक होता है डिस्चार्ज, मैं हमसे समझाता हूँ, उसको कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। एक होता है, ये सिचुएशन है, एक है प्यारे लाल, he is an accused, he is arrested, case investigated, charge sheet filed, now at the stage of फ्रेमिंग चार्ज फ्रेमिंग की जब स्टेज आई, देन ही वॉज डिस्चार्ज्ड। सही है, ये वो सिचुएशन हो गई कि पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट के कोग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने और सारे ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर लिया, और जब चार्ज की फ्रेमिंग की स्टेज आई तब कोर्ट को लगा नहीं, नो प्राइमा फेसिस केस इज मेड आउट, देयरफॉर एक्यूज इज डिस्चार्ज्ड। अब प्रोसिक्यूशन चाहे तो फिर वो रिवीजन में जा सकता है उसके विरुद्ध, राइट। दूसरा क्या है, ये है नटवर लाल, एक्यूज्ड हैं, अरेस्टेड हैं, केस इज इन्वेस्टिगेटेड, राइट। बट यहां पर क्या हुआ, नो एविडेंस फाउंड, नो सफिशिएंट एविडेंस इज फाउंड अगेंस्ट हिम, तो इसको डिस्चार्ज करा जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा उस केस से अभी है। तो ये उस डिस्चार्ज से अलग हो गया, यहां पर स्पेशल ऑर्डर हो जाएगा 187 में, जब 24 आवर्स के बाद में जब छोड़ोगे उसको आप कि जी इसका कुछ मिल नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ ये करेंगे अगर डिस्चार्ज स्पेशल ऑर्डर होता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, राइट। और वो कैसे करेंगे, वो भी कैसे छोड़ेंगे, ऑन हिज बॉन्ड छोड़ेंगे या उसके बोल बॉन्ड। देखिए तीन तरीके हो गए। कौन सा व्यक्ति है ये, हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, कैसे करेगा ये, छोड़ेंगे बेल बॉन्ड पर या उसके स्पेशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। लेकिन ये जो डिस्चार्ज है, ये पुलिस खुद डिस्चार्ज वो नहीं कर सकती, डिसाइड कर सकती। पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, पुलिस का अरेस्ट करने के बाद में उसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसकी रिपोर्टिंग उनको करनी ही करनी होगी उसको वहाँ पे उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को, कि वेदर एविडेंस सफिशिएंट है या एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तब जाकर के मजिस्ट्रेट का द्वारा स्पेशल ऑर्डर होगा, तब जाकर उसको छोड़ा जाएगा। बोलिए हाँ है ना, कर लेंगे। तो ये हो गया 60। अब आ जाइए 61 पर। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेक्शन 60 भाई सारे इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए तो सारा सेक्शन है ही इंपॉर्टेंट। सेक्शन 60 BNSS, सेक्शन 60 CRPC। पावर, कौन सी पावर, ऑन एस्केप, जब भाग गया, टू परसू, पीछा करना,
और रिटेक मतलब दोबारा अरेस्ट करना। इफ ए पर्सन कहाँ पर, इन लॉफुल कस्टडी, वो व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी में है, एस्केप्स भाग जाता है, और इज रेस्क्यूड, तो कितने कैसे बनाते हैं शब्द, लेके आते हैं ऑल्टरनेटिव, या एस्केप्स मतलब सेल्फ भाग जाता है, और रेस्क्यूड उसके टीम ने उसको बचा लिया, रेस्क्यू करा लिया। द पर्सन वॉज अरेस्टेड, ही वॉज इन लॉफुल कस्टडी, but now he escapes or he is rescued. In that case, the person from whose study he escaped or was rescued, वह व्यक्ति जिसकी कस्टडी से उसको भागता है या भगाया गया है, he may immediately pursue and arrest him in any place in India. Any place in India को हाईलाइट कर लीजिएगा कि वो उसको तुरंत वो कर सकता है, immediately pursue कर सकता है और उसको री अरेस्ट कर सकता है। समझे बात अब? और वो कहाँ परसू कर सकता है? एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पर भी हो वहीं पर जा कर के उसको परसू कर सकते हैं। देखिए ऑर्डिनरी लिमिट होती है अपने पुलिस डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन ये जो पावर है 61 में ये कहती है कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी उसका पीछा करके उसको पकड़ के ला सकते हैं यदि वो ही वॉज इन लॉफुल कस्टडी and he escaped or was rescued. The provisions of section 24, the provisions of section 44, और section 44 के provisions कौन से थे? ये रहे आप, search of the place entered by the person sought to be arrested, यानी कि अगर वो व्यक्ति जिसको भाग गया है वो किसी के घर में घुस जाता है ना, जो हमने सेक्शन 44 पढ़ा है पहले, उसमें क्या था कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति किसी घर में एंट्री कर गया या ऑलरेडी वहाँ पर है, तो उस घर में एंट्री फ्री एनग्रेस करके वो लॉफुली अंदर घुस करके उसको अरेस्ट करके ला सकता है, और ज़रूरत पड़े तो उसके आउटर इनर डोर्स और विंडोज़ को भी ब्रेक ओपन कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसी स्थिति में जब दोबारा अरेस्ट करना है आपको, तो ही विल हैव द सेम एक्सरसाइज, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1, है ना। Although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. यहाँ पर काम की बात क्या है, देखिए 44 में आप जरा देखिए भाई साहब, this is section 44 clause 1, if any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest, यहाँ पर सेक्शन 44 BNSS में that the exercise the person who can exercise the powers under section 44 BNSS acting under a warrant of arrest, सेक्शन 44 में धारा 44 BNSS में वही व्यक्ति अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जो कौन हो, जो ही हु इज एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, या तो उस व्यक्ति के पास अरेस्ट वारंट हो या फिर कौन सा व्यक्ति हो, एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, वो व्यक्ति कोई पुलिस ऑफिसर हो जिसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी हो, है कि नहीं है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए आप इसमें, although the person 61 में, the person making any such arrest is not acting under a warrant, भले ही वो व्यक्ति अंडर वारंट काम ना कर रहा हो, एंड इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, वो पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट ना हो, क्योंकि ये व्यक्ति कौन है 44 के हिसाब से होने चाहिए। यहाँ पर क्या है देखो कितना ब्यूटीफुली डिफाइंड है चीज़ें। ये सेक्शन 61 की लैंग्वेज है, सेक्शन 6 पर्सन में इमीडिएटली परसू एंड अरेस्ट हिम, तुरंत उसको परसू कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है। कौन सा व्यक्ति है ये, ही इज द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वॉज रेस्क्यूड, जिसकी कस्टडी से वह व्यक्ति भागा है या उसको रेस्क्यू करा दिया गया है। अब ये व्यक्ति पीछे पीछे भाग रहा है, मान लीजिए वो हेड कांस्टेबल ही हो
या कांस्टेबल हो, नाउ ही, अब वो यहां पर देखिए सिचुएशन ये है कि आपकी कस्टडी में कोई व्यक्ति था, लॉफुल कस्टडी में था और वो भाग गया, तो ऐसी स्थिति में आपको ये अधिकार दिया गया कि आप पीछा करके उसको वापस अरेस्ट करके लाइए। और पीछा करने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं? एनी प्लेस इन इंडिया में जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी घर में घुस गया, वो सही है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना था घर में घुस गया और अंदर से कह रहा है ले आजा, अंदर आजा। अब क्यों नहीं आ सकता तू? एक फिल्म आई थी ना, वो कौन सी थी, वो अजय देवगन की और संजय दत्त की, जिसके वो कहते हैं घर के अंदर जब तक मारूंगा नहीं इसको, सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार वाला ध्यान होगा आपको। देखिए, तो मान लीजिए मकान के अंदर घुस गया अजय देवगन कि अब बेटा कर तू अरेस्ट, तू तो कांस्टेबल है, तू तो वो पर्सन है ही नहीं जिसके लिए सेक्शन 44 ये कहता है कि यू आर नॉट द पर्सन अंडर ए वारंट। अब तू मेरे इस घर में कैसे घुसेगा? यू आर नॉट द पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट मी। वो कह रहे बेटा केवल कहानी तुमने ही नहीं सुनी है, कहानी हमने भी सुनी है, तुम ये लो। इसलिए ये, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए लाइन काम की है, ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर ए वारंट और इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी। तो जो रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी 44 की, वो यहां पर रिड्यूस कर दी गई है, एलिमिनेट कर दी गई है। समझ में आता है आपको? तो ये हुआ आपका सेक्शन 61। चलिए इसी बात में आपको हल्की सी कहानी सुनाता हूँ, मजेदार, मेरे याद आ गई। आपने सुनी कहानी, वो जो एक टोपी बेचने वाला होता है, टोपी बेचने वाला होता है और वो किसी पेड़ के नीचे जा करके नींद आ जाती है, सो जाता है, तो बंदर उसकी टोपियों को टोपी ले जाते हैं और जब वो जागता है तो देखता है अरे सभी बंदरों ने टोपी पहनी हुई है और वो बहुत परेशान होता है कि टोपी कैसे आए। तो फिर वो ट्रिक खेलता है कि वो टोपी पहनता है और नीचे फेंक देता है, और बंदरों ने क्या किया, उसकी नकल करके सारी टोपियाँ फेंक दी और लेके चला गया। अब जनरेशन शिफ्ट हो गई है, सेकंड और थर्ड जनरेशन। अब ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, पार्ट 2। अब उस टोपी वाले का पोता भी टोपी बेचता है और उन बंदरों के पोते भी उसी पेड़ पर घूम रहे हैं। अभी सेम सिचुएशन होती है, टोपी वाला पोता जो है वो अपना सो जाता है करके नींद लग गई, और वही बंदर जो थे, बंदरों, ये पोते वाली जनरेशन है बंदरों की, वो टोपियाँ लेके चले जाते हैं। तो पोता बड़ा परेशान हो जाता है, फिर याद आता है मुझे मेरे दादाजी ने कहानी सुनाई थी कि उन्होंने, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी थी, तो उन्होंने ऐसा किया था कि टोपी पहनी थी और ज़मीन पे फेंक दी थी, अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब पोते ने टोपी पहनी और नीचे फेंकी, अब बंदर टोपी ना फेंके, वो कई बार उसने फेंकी, तो उसने कहा कि कहानी तेरे दादा ने थोड़ी सुनाई है, कहानी तो हमारे दादा ने भी सुनाई थी। तो कि भाई जो बंदर थे, इनके दादा ने भी कहा था कि हमारा ऐसा बेवकूफ़ बना के चला गया वो, तो अब हम स्मार्ट हो चुके, हम नहीं करेंगे ऐसा, समझे? तो वही है सेक्शन 61 में कि वो कह रहे हैं कि नीदर यू आर द पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट, नीदर यू आर द पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट मी। अब कैसे आएगा मकान के अंदर? कह रहे बेटा ये बात मुझे भी तो पता है ना, कहाँ का सिचुएशन ऐसी आती है, इसीलिए हमने सेक्शन 61 में लिखवा दिया था कि देर इज नो नीड इन केस इफ ए पर्सन एस्केप्स और इज रेस्क्यूड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। बोलो हाँ है ना? आप तो याद भूलोगे नहीं। अब इसको, ये टेक्निकल पॉइंट अधिकतर क्या होते हैं, स्टूडेंट इसी को कर लेते हैं बस। सेक्शन 61 की हेडिंग करी और इन इंडिया और कर लिया, बस इंडिया इतना पार्ट याद कर लिया, एनी प्लेस इन इंडिया। प्लीज से काम इससे चल जाता है, 99% काम इससे चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको हायर लेवल पर जाकर टेक्निकलिटी जो इन्वॉल्व हैं वो भी सब समझा दी और कोशिश की कि दिमाग में फिट रहे हैं आपके वो। नाउ कम टू द लास्ट बॉल ऑफ द मैच and this is section 62 BNSS। 60A था आपका CRPC का corresponding section, arrest to be made strictly according to the संहिता। ये जब ओरिजिनल CRPC थी वहाँ पर ये 2009 में ऐड किया गया था 60A के रूप में।
अब तो वो खत्म हो गया है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यू मीन्स इसके ये आपको केवल ये ऐसे समझ लीजिए कि जो वरद भाई साहब हैं वो अपने गांव से दिल्ली आ रहे हैं, है ना, और इनको पूरा घर वाले पूरा कुनबा इनको बस में बैठाने आया है समझाने। तो जब बस में बैठ जाते हैं सीट पर, तो जो आखिरी एडवाइस होती है कि बेटा ध्यान रखना, है ना, अपना किसी अनजान से कुछ बात मत करना, खाने पीने का सामान मत लेना, बाहर मत निकालना। तो वो जो एडवाइस आती है ना ऑन द प्लेटफॉर्म, ये वो एडवाइस है कि सारी बातें समझा दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स को, सारी बातें क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स ऑफ द एक्यूज ध्यान रखना है। लेकिन अब ये जनरल बात आ गई, क्या आ गई है, ये रही आपके सामने, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ। कि जो अरेस्ट आप करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अरेस्ट करेंगे किसी को तो यू विल हैव टू डू इट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। इट मीन्स क्या हो गया कि जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अरेस्ट हैं वो इस चैप्टर में एग्जॉस्टिव हो गए हैं अभी है, या फिर किसी अन्य लॉ में अगर प्रोसीजर बता रखा होगा तो उसके हिसाब से करोगे आप। अब यहाँ पर यू विल नॉट या सब्स्टिट्यूट योर ओन प्रोसीजर्स, ये पुलिस को गाइडलाइंस मिल गई, क्योंकि ये जो राइट है किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में इंट्रूड करने का, उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव करने का बहुत प्रीशियस राइट है। इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी टेकन अवे इजीली। तो इसीलिए कहा गया है स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। कर लेंगे आप लोग अभी ये। तो मैंने आपको सीक्वेंस में सेक्शन 35 से 62 तक सभी बेरेक्ट प्रोविजंस को बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। कहाँ कहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ मेंस के बनते हैं, वो सब आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती ये है, एक तो मार्जिनल नोट सबके रटे होने चाहिए। एक बात, जिन जिन प्रोविजंस को मैंने कहा कि यहाँ से मेन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से रटोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी कुछ और पढ़ाया जाना बाकी है अरेस्ट में, जो कि बियॉन्ड बेरेक्ट कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट लेवल पर, और जो कुछ चीज़ें बची हैं देन आई विल टेक अप दैट क्लासेस एज वेल। राइट, कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।